दोस्तों, आज हम आपको उन बेहतरीन कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने समय की सबसे लीडिंग ब्रांड्स हुआ करती थी और विश्व बाजार में उनका दबदबा हमेशा कायम रहता था। लेकिन बढ़ते बाजार और बदलते वक्त के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि दुनिया में अपने ब्रांड के लिए मशहूर इन कंपनियों ने अपना अस्तित्व ही खत्म कर लिया? आखिर कौन थे वो कारण जिन्होंने डुबोई इन कंपनियों की नैया? चलिए, और देर ना करते हुए आज हम जानेंगे उन्हीं कंपनी और उनकी केस स्टडी के बारे में, शुरू से लेकर अंत तक। नोकिया। दोस्तों, आज बाजार में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स आ गए हैं। सैमसंग, वीवो, एमआई, इन्होंने एक तरफ कम कीमत के फोन पर कब्जा कर रखा है, तो वहीं एप्पल जैसी कंपनी ने ज्यादा कीमत वाले फोन पर अपनी पकड़ बना कर रखी है। लेकिन अगर आज से कई सालों पहले की बात की जाए तो लोगों के दिमाग में फोन के लिए एक ही कंपनी का नाम आता था। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फोन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोकिया की, जिसने एक वक्त फोन मार्केट के भारतीय बाजार पर 70% कब्जा कर रखा था। ज्यादातर लोगों के घर में जो पहला फोन आया था वो नोकिया ही था। नोकिया 1100 और नोकिया 1110 ने तो पूरे भारत में बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोगों की जुबान पर 25 सालों तक छाई रहने वाली कंपनी अचानक बाजार से बाहर कैसे हो गई? आखिर क्या वजह है कि आज नोकिया के फोन बाजार में नहीं दिखाई दे रहे? बता दें कि नोकिया कॉरपोरेशन की शुरुआत सन 1865 में फिनलैंड में हुई। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी आदि में अपना उद्योग करने के बाद नोकिया ने टेलीकॉम के फील्ड में 90 के दशक में कदम रखा। इसने लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जो आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। सन 1982 में नोकिया ने पहला फोन मोबीरा सेनाटोर को लॉन्च किया। इसका वजन करीब 10 किलो था। इसके बाद मोबीरा टॉकमैन लॉन्च किया, जो पिछले वाले फोन से हल्का था। फिर मोबीरा सिटीमैन के नाम से एक फोन और लॉन्च किया। इसकी खास बात यह थी कि इसका वजन 800 ग्राम था, जो बहुत ही कम था। इस फोन को लोग कहीं भी ले जा सकते थे। इस फोन के साथ ही नोकिया धीरे धीरे पूरे यूरोप में छाने लगा। इसी के साथ नोकिया मोटोरोला कंपनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व टेलीकॉम मार्केट में पहले स्थान पर आ गया। सन 1997 से 98 तक नोकिया का मार्केट पूरे विश्व बाजार का करीब 25% था। मतलब पूरे विश्व भर में जितने भी फोन बिकते थे उसका 25% प्रोडक्शन नोकिया करता था। 2003 के आसपास नोकिया ने दो मॉडल नोकिया 1108 और 1110 लॉन्च किए और इन मॉडल ने मार्केट में धूम मचा दी। इस फोन ने भारत की 70% मार्केट पर अपना अधिकार जमा लिया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड था। नोकिया फोन ने क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा था। दुनिया तेजी से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी। नोकिया शायद इस बात का एहसास नहीं कर पाए कि धीरे धीरे गूगल, एप्पल जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे थे, जो मोबाइल एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रहे थे। वो नोकिया की ही कीमत पर नोकिया से ज्यादा फीचर्स वाले फोन प्रोवाइड कर रहे थे। नोकिया बाजार को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि एंड्रॉयड ने हर ऐप डेवलपर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि सारे ऐप डेवलपर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर ही एप्लीकेशन बना रहे थे, जिससे एंड्रॉयड का इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत हो गया। और जो नई नई कंपनियां थी जिन्होंने अपने फोन लॉन्च किए, उन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को स्वीकार किया और अपने फोन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीधे लॉन्च कर दिया। उन्होंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं समझी। आखिरकार नोकिया को व्यापारिक घाटा बहुत ज्यादा हो रहा था। इस कारण नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने $7 अरब में खरीदा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी घाटा खाने के बाद इसे दूसरी कंपनी को बेच दिया, हिंदुस्तान मोटर्स। दोस्तों, समय के साथ दुनिया काफी बदल गई है और बदलना स्वाभाविक भी है। आज की तारीख में दुनिया भर में एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, लोअर बजट से लेकर मिड बजट तक। लेकिन कभी इस देश की धड़कन एक ऐसी कार थी जो नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान चलाने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की भी सवारी हुआ करती थी, और वो थी एम्बेसडर कार। कभी ये गाड़ी राजनेताओं से लेकर आम आदमी हर किसी की पसंद हुआ करती थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने 2014 के करीब इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया। एक दौर था जब सड़क पर सफेद एम्बेसडर गाड़ियां दिखती थी, कुछ काली रंग की भी दिखती थी, जो अधिकतर सेना के अधिकारियों की होती थी। टैक्सी में भी एम्बेसडर गाड़ी चलती थी। खैर, एम्बेसडर कार का किस्सा 1958 में शुरू हुआ। हिंदुस्तान मोटर्स ने 60 और 70 के दशक में इस कार के बल पर बाजार में दबदबा कायम किया। बताया जाता है कि ये गाड़ी ब्रिटेन के मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 कार के मॉडल से प्रेरणा लेकर तैयार की गई थी। एम्बेसडर पहली ऐसी कार थी जिसका निर्माण भारत में किया गया। उस वक्त देश में से स्टेटस सिंबल माना जाता था। यूके की कंपनी मॉरिस ऑक्सफोर्ड ने सबसे पहले इस डिजाइन की गाड़ी लॉन्च की थी। उनकी गाड़ी लैंडमास्टर के नाम से आती थी। उसी में हल्के फुल्के बदलाव के साथ हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर को बाजार में उतारा। समय के साथ इस गाड़ी में तमाम बदलाव किए गए।
हालांकि 2014 में बिक्री में भारी कमी के कारण इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। ब्रिटेन से प्रेरणा लेने के बावजूद एम्बेसडर को हमेशा ही इंडियन कार कहा जाता है। इसे किंग ऑफ इंडियन रोड का दर्जा भी मिला। इसके कई मॉडल और वर्जन आए, जिनमें मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, एम्बेसडर नोवा, एम्बेसडर 1800 IS जेट प्रमुख हैं। ये सभी 1992 के पहले लॉन्च किए गए। आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान मोटर्स 60 और 70 के दशक में भी हर साल 24,000 एम्बेसडर कार बेचती थी। बाजार में एम्बेसडर का रुतबा था, लेकिन 1983 में आई मारुति की छोटी फैमिली कार मारुति 800 ने बाजार के सारे गणित बदल दिए। इसके बाद से ही एम्बेसडर की बिक्री घटने लगी। 90 के दशक के आखिरी वर्षों में जब दूसरी विदेशी कंपनियां आईं, इसके बाद भारी भरकम एम्बेसडर का बाजार गिरता चला गया। आखिरकार 2013-14 में 2,500 यूनिट बिक्री सालाना रह गई। साल 2014 में 2200 एम्बेसडर कार बिकी, जिसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई। ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, ये किस्सा है उस कंपनी का जिसने समय के साथ साथ बदलाव नहीं की और फेल हो गई। वो थी ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर 90s की सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी हुआ करती थी, जो लोगों को मूवीज और वीडियो गेम की कैसेट प्रोवाइड करवाया करती थी। ये इतनी बड़ी कंपनी थी कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय में इसके 9,000 आउटलेट, लगभग 84,000 वर्कर्स और 65 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर हुआ करते थे। इसके बाद बाजार में 1997 में आया नेटफ्लिक्स। लेकिन अगर इन नंबर्स को देखें तो नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वर्ल्ड में सिर्फ एक छोटी सी कंपनी थी। उसी समय शुरुआत में जब नेटफ्लिक्स इनके पास कोलैबोरेशन के लिए आया था, तो ब्लॉकबस्टर इसे आसानी से सस्ते में खरीद कर इन हाउस रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और शायद यही ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर दोनों के काम करने का तरीका पूरा अलग था। जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वीडियो सेल करने के बाद कस्टमर से रिव्यू लेकर उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचता था, तो वहीं ब्लॉकबस्टर ये मानता था कि कस्टमर को वही खरीदना चाहिए जो उसे कंपनी बेच रही है। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका काम बेस्ट होता था और उन्हें कस्टमर के फीडबैक की जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स कस्टमर को मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है, जिससे अगर कभी उनका प्लान खत्म हो तो उससे नेटफ्लिक्स बंद हो जाता था। लेकिन इसके विपरीत ब्लॉकबस्टर कस्टमर को एक कैसेट देता था। अगर ग्राहक उसे टाइम पर नहीं लौटा पाते थे तो ब्लॉकबस्टर उनसे 15% का एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे। ब्लॉकबस्टर ने इसके साथ ही अपनी डेवलपमेंट टीम की बात भी नहीं सुनी। उनकी टीम ने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि फ्यूचर में सिर्फ ऑनलाइन कैसेट की डिमांड होने वाली है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और दुनिया इंटरनेट वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ने लगी। एक तरफ जहां लोग चेंज को अपना रहे थे, वहीं ब्लॉकबस्टर अभी भी अपने पुराने तरीके से ही डीवीडी और कैसेट मार्केट में बेच रहा था। लेकिन तब तक मार्केट में नेटफ्लिक्स के साथ साथ अमेज़न और एप्पल भी आ चुका था। इन लोगों ने ऑनलाइन वीडियो से लेकर केबल प्रोसेस तक लोगों के लिए शुरू कर दिया था, जिसके लिए कस्टमर को कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ती थी। इन लोगों ने उस मार्केट को इतना खत्म कर दिया था कि ब्लॉकबस्टर के आधे से ज्यादा कस्टमर ऑलरेडी स्विच हो चुके थे। उनकी सेल इतनी डाउन हो गई कि देखते ही देखते 2010 में ब्लॉकबस्टर को अपनी पूरी कंपनी को बंद करना पड़ा। जेरॉक्स ऑल्टो। दोस्तों, जेरॉक्स का नाम सुनते ही हमें सिर्फ फोटोकॉपी वाली मशीन याद आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि जेरॉक्स सिर्फ इसके लिए बनी है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जेरॉक्स ही वो है जिसने सबसे पहले GUI बेस्ड कंप्यूटर दुनिया को बना कर दिया। तब तक तो जेरॉक्स को ये भी नहीं पता होगा कि उनके हाथ में 20th सेंचुरी का एक सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस है, जिसकी कीमत उन्हें फ्यूचर में पता चली। ये डिवाइस उनके पास 1 मार्च 1973 में आ गया था। इसका मतलब ये है कि GUI मास मशीन्स जब मार्केट में पहली बार आई थी तो उससे 10 साल पहले ही मौजूद था। जब GUI जेरॉक्स के सुपीरियर्स को एक मीटिंग में दिखाया गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या था, और वहाँ मीटिंग में बैठे सभी लोगों ने इसे हंसते हुए नकार दिया। वहाँ बैठे सीनियर्स और इन्वेंटर के बीच एक डिबेट हुई, जिसमें लास्ट में जेरॉक्स ने शर्त रखी कि इसे कम इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्शन खत्म कर दे, जो पार्क यानी पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर ने स्वीकार कर लिया। जब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट की गई तो उनकी टीम की नजर एप्पल पर गई, जो समय एक स्टार्टअप था। तब उन्हें लगा कि क्यों ना इसकी टेस्टिंग इन्हीं से करवा ली जाए, जिससे काम सस्ते में ही निपट जाएगा। और यही वो समय था जब स्टीव जॉब्स ने 1979 में जेरॉक्स पार्क में कदम रखा। इसके बाद पार्क और एप्पल के बीच एक डील हुई, जिसमें तय हुआ कि एप्पल अपने 1000 शेयर्स पार्क को देंगे, और जिसके बाद ही पार्क परमिशन देंगे जॉब्स को अपनी इन्वेंशन देखने की, जिस पर पार्क के इंजीनियर्स काम कर रहे थे। जैसे ही जॉब्स ने उस GUI को देखा,
उनके दिमाग में उसे देखकर फ्यूचर के कंप्यूटर का विजन बैठ गया। जॉब्स को पार्क का जीयूआई इतना पसंद आया कि वो जीयूआई को समझने के लिए डेली वहां जाने लगे। बाद में जेरोक्स और पार्क के मतभेद जीयूआई को लेकर इतने बढ़े कि आखिर में उन्होंने जीयूआई को स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स को बेच दिया। स्टीव और गेट्स ने जीयूआई अपने नाम करवा लिया और कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि असल में जेरोक्स की इन्वेंशन थी। तो दोस्तों, ये थी वो कंपनियां जिन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया और फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई भी कंपनी हो, स्टार्टअप या फिर एमएनसी, क्या उन्हें समय के साथ साथ चेंज करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।